हेलो एवरीवन। आइए कंजंक्शन की जारी जानकारी को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वो कंजंक्शन होता है जो किसी वाक्य को उस वाक्य से जोड़ता है जिस पर वह अपना अर्थ प्रकट करने के लिए आश्रित हो। मतलब ऐसा वाक्य जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से चालू हुआ हो वो अकेले अपना अर्थ व्यक्त नहीं कर सकता, बल्कि वो अर्थ व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है और यही दोनों वाक्य आपस में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ते हैं। आप इन जानकारियों को और अच्छी तरह से समझने के लिए ज़रूर से क्लॉज का वीडियो देखें, वो आपको इन सभी बातों को अच्छी तरह से क्लियर करेगा। आइए सभी सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को समझते हैं। यूजेस ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। पहला है आफ्टर। आफ्टर का अर्थ होता है के बाद। इसका प्रयोग किसी भी कार्य या परिस्थिति के बाद की स्थिति बताने के लिए किया जाता है। उदाहरण देखें, द ट्रेन स्टार्टेड आफ्टर द इंजन वॉज रिपेयर्ड। इंजन सुधरने के बाद ट्रेन प्रारंभ हुई। वी वेंट टू मार्केट आफ्टर द रेन स्टॉप्ड। बारिश बंद होने के बाद हम बाजार गए। तो के बाद की स्थिति बताने के लिए हमको आफ्टर लगाना होता है। आइए दूसरा देखते हैं, बिफोर। इसका अर्थ होता है के पहले। आफ्टर की तरह ही ठीक के पहले की स्थिति बताने के लिए बिफोर लगाते हैं। किसी भी काम के या किसी भी स्थिति या स्थान के पहले बताने के लिए हमको बिफोर लगाना होता है। एग्जाम्पल देखें, आई विल गो टू स्कूल बिफोर 10 o'clock। मैं 10 बजे के पहले स्कूल जाता हूँ। 10 बजे के पहले के लिए बिफोर लगा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, लुक बिफोर यू लीव। करने के पहले सोचो। तो के पहले के लिए आपको बिफोर लगाना है। अगला है ऑल्दो या दो। दोनों का ही अर्थ होता है हालांकि। हालांकि अर्थ से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका प्रयोग विपरीत परिस्थिति में होने वाले कार्य को बताने के लिए किया जाता है। विपरीत परिस्थिति कैसे? स्ट्रॉन्ग विपरीत होएगा। ऑल्दो वी इनवाइटेड देम दे डिड नॉट कम। ऑल्दो वी इनवाइटेड हिम ही डिड नॉट कम। हालांकि हमने उसे निमंत्रण दिया किंतु वह नहीं आया। ही फिनिश्ड फर्स्ट दो ही बिगेन लेट। उसने पहले समाप्त किया, हालांकि उसने देर से शुरू किया था। तो विपरीत स्थिति के लिए ऑल्दो। नेक्स्ट है एज। एज का अर्थ होता है क्योंकि। आप देखें, एज, सिंस, फॉर, बिकॉज, ये सभी जो शब्द हैं ये क्योंकि अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं। और जाहिर सी बात है कि क्योंकि शब्द का प्रयोग हम किसी भी कारण को बताने के लिए करते हैं। लेकिन इन चारों का इस्तेमाल आपको कैसे करना है वो देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, एज ही वॉज इल ही कुड नॉट कम टू द क्लास। क्योंकि वह बीमार था वह कक्षा में नहीं आ सका। सिंस ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर। क्योंकि वह वहाँ नहीं था मैंने उसके भाई से बात की। हिज ब्रदर। अब देखें आप, एज और सिंस को आपको वाक्य में सबसे शुरू में लगाना है, क्योंकि से ही वाक्य शुरू होगा तो उसके लिए एज और सिंस लगते हैं। लेकिन फॉर और बिकॉज को आपको बीच में लगाना है, मतलब जहाँ एक क्लॉज खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है। इन्हीं एग्जाम्पल्स को फॉर और बिकॉज में भी देखते हैं। He could not come to the class because he was ill. वह कक्षा में नहीं आ सका क्योंकि वह बीमार था। I spoke to his brother for he was not there. मैंने उसके भाई से बात की क्योंकि वह वहाँ नहीं था। तो इस तरह से
फॉर और बिकॉज आपको बीच में लगाना है, यानी दोनों क्लॉजेस के बीच में, और एज और सिंस को आपको वाक्य के सबसे शुरू में लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इफ़। इफ़ का अर्थ होता है यदि। यदि मतलब इसका प्रयोग किसी भी शर्त को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यदि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, यदि आप ऐसा करेंगे तो होगा, यदि मैं ऐसा करूँगी तो ऐसा होगा। तो शर्त बताने के लिए आपको इफ़ लगाना होता है। एग्जाम्पल देखें, इफ़ दे इन्वाइट मी आई शैल जॉइन द फीस्ट। यदि वे मुझे निमंत्रण देंगे तो मैं भोजन में, भोजन या दावत भी आप बोल सकते हैं, भोजन में जाऊंगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ़ दे क्वारल आई शैल पनिश देम। यदि वे झगड़ा करेंगे तो मैं उन्हें सज़ा दूंगी। तो यदि बताने के लिए इफ़ लगता है। नेक्स्ट है टिल। टिल का प्रयोग समय सीमा बताने के लिए करते हैं। कैसी समय सीमा? मेरे लौटने तक इंतज़ार करो, मतलब उस समय तक आपको वेट करना है जब तक मैं लौटूं। तो तक के लिए आपको यहाँ पे टिल लगाना पड़ेगा। वेट हेयर टिल आई रिटर्न। आई विल कम टिल 5 o'clock। मैं 5 बजे तक आऊँगा। तो समय सीमा बताने के लिए आपको टिल लगाना है। अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अनलेस। जैसे इफ़ का होता है यदि, उसी तरह से है अनलेस, यदि नहीं के लिए। जाहिर सी बात है, नहीं लगा हुआ है मतलब नकारात्मक शर्त को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अब नकारात्मक शर्त क्या? जैसे इफ़ में मैंने कहा था यदि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। उसी तरह से अनलेस में आपको लिखना है कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। और नेगेटिव है तो अनलेस बनाते समय आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ आप अनलेस लगाएंगे वहाँ नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि अनलेस ऑटोमेटिकली नेगेटिव अर्थ रखता है। लेकिन अनलेस के साथ यूज़ हो रहे दूसरे क्लॉज में नॉट जरूर लगेगा, क्योंकि ये नॉट के ही शर्त के लिए आ रहा है। एग्जाम्पल देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आई विल नॉट गो टू द मीटिंग अनलेस आई एम इन्वाइटेड। मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगी यदि मुझे निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। सेकेंड देखें, आई शैल नॉट फॉरगिव हर अनलेस शी अपोलोजाइज मी। यदि वह मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगी तो मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी। तो इस तरह से यदि नहीं के लिए आपको अनलेस लगाना है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं अनटिल। अनटिल जो है ये टिल का नेगेटिव है, जब तक नहीं। इसका प्रयोग नकारात्मक समय सीमा को बताने के लिए किया जाता है। यदि जब तक नहीं, जब तक ये नहीं होगा तब तक वो नहीं होगा। तो इस तरह से जब तक नहीं के लिए आपको अनटिल लगाना है। एग्जाम्पल देखें, आई वेटेड फॉर फादर अनटिल ही केम। मैंने पिताजी का इंतज़ार किया, करूँगी नहीं, किया जब तक वे नहीं आ गए। आई शैल नॉट टेक फूड अनटिल ही गो आउट। मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक वे बाहर नहीं जाएंगे। तो इस तरह से जब तक नहीं के लिए आपको अनटिल लगाना है। आगे देखते हैं व्हेन। व्हेन का मतलब होता है जब। मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि व्हेन जो है समय किसी भी घटना के समय को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं उसे बताऊँगी जब वह आ जाएगा। आई शैल टेल हर व्हेन ही कम्स। आई शैल कॉल हिम व्हेन ऑल द मेंबर्स विल हैव कम। मैं उसे बुलाऊँगी जब सभी मेंबर्स आ जाएंगे। तो जब बताने के लिए आपको व्हेन का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है हु। हु जो है इसका अर्थ होता है जो। अब इसमें विच, हुज, हुम सभी यूज़ होते हैं। मैं सभी के एक एक सेंटेंस बोल रही हूँ जो यहाँ पर लिखे नहीं हैं। आप मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। व्यक्ति जो कल आया था बहुत ईमानदार था। मैन हु केम यस्टरडे वॉज ऑनेस्ट। हु यहाँ उस व्यक्ति को बताने के लिए लगा है। सभी मेंबर्स जो ईमानदार हैं आदर पाते हैं। ऑल द मेंबर्स हुम आर ऑनेस्ट गेट्स ऑनर। लड़का जिसकी यह पुस्तक है बुद्धिमान है। बॉय हुज बुक इज दिस इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ हु के तीनों रूप यूज होते हैं। और यदि निर्जीव वस्तु है तो उसके लिए आपको विच लगाना होता है। बुक जो तुमने मुझे कल दी थी बहुत अच्छी है।
book that you gave me yesterday is very good। तो इस तरह से सभी सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस ख़त्म होते हैं। मुझे लगता है कि ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर आ जाता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और इसके अलावा आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको आपको हल करना है और अपनी जानकारी को टेस्ट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।